प्यारे बच्चों, आज हम लोग जैक द्वारा निर्गत किया गया विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। और विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र में हम लोग सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 40 मार्क्स के, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, हम लोग जनरली आप सभी इसका आंसर, बहुत सारे बच्चे समतल दर्पण दे दिया करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। समतल दर्पण इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अवतल दर्पण के सामने बैठते हो तो ये अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, और इसका वक्रता केंद्र C, और इसका हाफ हो जाएगा फोकस F। तो जब कोई वस्तु F और P के बीच स्थित होती है ना, तो इससे निकलकर ये प्रकाश की किरणें जब फोकस F से होकर गुजरती है और C से होकर गुजरती है, इसी से जाएगी, इसी से लौट जाएगी, तो इसका जो पीछे की ओर इमेज बनता है वो वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है। तो जिससे कि जो बाबर है, यानी जो दाढ़ी बना रहा है, वो आपका चेहरा बड़ा बड़ा देख सकता है और स्पष्टतः देख सकता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वह है अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो बच्चों, अभी मैंने बताया कि कोई भी जो दर्पण होता है वो हमारे किसी गोले का एक हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। उस गोले का केंद्र कहलाता है C और दर्पण का केंद्र कहलाता है ध्रुव। C से P के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के ठीक आधी होती है हमारा फोकस दूरी। तो F जो होता है हमारे वक्रता त्रिज्या की ठीक क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ पूछा किसके बारे में जा रहा था? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या हो गया कि जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी है, या R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। तो एग्जाम में आपका कोई भी ऑप्शन हो सकता है इन दोनों में से, आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहां पर ये ऑप्शन दिख रहा है F बराबर R/2 इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वह भौतिक राशि कौन है बच्चों? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका P हम लोगों को निकालना है। P बराबर क्या होता है बच्चों? 1/f। तो 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर इज द राइट आंसर। अगर अवतल लेंस होता तो ये माइनस में होता, उत्तल लेंस में ये हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर अवतल लेंस की बात होती तो ये -1d होता। चलिए, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अभी बताया आपको कि P का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4D। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। तो यहाँ पर F का जो वैल्यू आ जाएगा, हम लोगों को निकालना क्या? फोकस। तो F के लिए जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1/p, और P का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे? 1/4। अब चूंकि ये हमारा मीटर में होता है बच्चों, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो जो रिजल्ट आपका आया 25 सेंटीमीटर। यानी 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप भी पेन और कॉपी के साथ होंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वाहन की अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, वाहन की अग्रदीप में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वह है अवतल दर्पण। उसका कारण क्या है कि जो हम लोग यहाँ पे बल्ब को रखते हैं और बल्ब से निकलने वाला जो लाइट होता है वो इस पर पड़ने के बाद ये सब एक समानांतर किरणें फिर निकाल कर दिखाता है, एक समानांतर किरण पुंज निकाल कर दिखाता है ना, जिससे हम काफी दूर तक की वस्तु को स्पष्टता क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इसलिए वाहन की अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना या दृष्टिपटल। अगर रेटिना भी हो तो रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल,
आप उसका आंसर लिखने में कंफ्यूज नहीं करेंगे। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है बच्चों? दूर बिंदु होता है अनंत, है ना। यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निकट बिंदु क्या होगा? जब निकट बिंदु पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। और अगर पूछा जा सकता है कि सामान्य नेत्र का दृष्टि परिषद क्या होता है, तो आप 25 सेंटीमीटर से अनंत लिख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, इनफाइनाइट तक, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है बच्चों? तो यहां पे बहुत सारे बच्चे ऑप्शंस देखकर पुतली पर आंसर टिक मार देते हैं। नहीं बच्चों, यहां पर पुतली को बनाने का काम कौन करता है? परितारिका, है ना। तो पुतली को बनाता है परितारिका, और पुतली के साइज को छोटा या बड़ा कौन करता है? ये परितारिका का काम होता है ना। तो प्रकाश की मात्रा को पुतली का साइज छोटा या बड़ा करके कौन करता है? परितारिका। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण, नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? परितारिका या आइरिस। यही आपका राइट आंसर होगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा होता है। 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी ऊर्जा है? तो ये बच्चों आपने विद्युत चैप्टर में पढ़ा होगा, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है वो किलोवाट आवर होता है, जिसको हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। यस, तो इसमें इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऊर्जा। कूलाम का एसआई मात्रक, ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो कूलाम किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का। यहाँ विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इस तरह से आप अगर याद रखेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है बच्चों? तो वो है विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो बनता है H2 + O2, यानी एक एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होने के बाद क्या बना रहा है? Cu + H2O। यह दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो देखिए किस पदार्थ, उपचयन का मतलब जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो। तो इसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो यानी ऑक्सीजन का योग किस में हो रहा है? हाइड्रोजन ही बन रहा है। यहां पर क्या है? H2O में, इसी पदार्थ में H2 में ही ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? H2 इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो बच्चों दिए गए चित्र में है परखनली, धागा, कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे की कील। ठीक है, तो लोहा का, यहां लोहा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? CuSO4 के साथ। तो बच्चों यहां आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन कॉपर को विस्थापित करेगा और बनाएगा FeSO4 प्लस क्या? Cu। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? यानी आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसमें प्राकृतिक मिथाइल ऑरेंज जो है वो संश्लेषित सूचक है, मानव निर्मित है, फिनोल्फथेन भी वही है। और ये लिटमस, बच्चों ये लिटमस पत्र हम लोगों को मिलता है थैलोफाइटा वर्ग के एक पौधे लाइकेन में। लाइकेन की पत्तियों से ये बनाया जाता है। तो ये प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ये नेचुरली अकरेंसेस का होता है। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ रहे हैं। और एग्जाम में भी जो आपके क्वेश्चन आएंगे ठीक इसी पे बेस्ड होंगे। चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी विलयन न का pH मान 10 है। यहां पे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, तो चलिए pH मान क्या है? 10 है। तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो बच्चों अगर 7 से कम होगा pH मान, अगर pH मान आपका
लेस देन क्या होगा, ग्रेटर देन अगर 7 होगा तो ये होगा क्षार। अगर पीएच मान लेस देन 7 होगा, है ना, तो ये हो जाएगा अम्ल। और अगर पीएच मान ठीक 7 के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा उदासीन। तो अब ये 10 जो है 7 से बड़ा है, तो जब 7 से बड़ा है तो ये किस श्रेणी में आ रहा है, क्षार की श्रेणी में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, या सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन के ये चेतावनी के क्या है, चिन्ह है। ये दर्शाता है कि जो अम्ल की प्रकृति है वो संक्षारणीय है। अगर आप अम्ल को छूते हैं तो आप जल सकते हैं, आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए एक सिंबल लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या तो आपके नींबू में या फिर संतरा में, है ना। देखिए सिट्रिक अम्ल दो बार दे दिया है। और लैक्टिक अम्ल आपका पाया जाता है बच्चों दूध में, ठीक है। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो बच्चों चाहे वो धातु हो या अधातु, धातुओं में पाया जाता है पारा और अधातु में पाया जाता है ब्रोमीन। तो यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, धातु पूछा जा रहा है या अधातु। अगर धातु पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा पारा, अगर अधातु पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका आंसर ब्रोमीन। बच्चे कई बार आप लोग इसको क्विक रिव्यू करते हैं और आंसर पारा में लगा देते हैं, तो ध्यान दीजिए कि धातु पूछा जा रहा है या अधातु पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो बच्चों इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2 सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसको गर्म करिएगा तो बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसमें कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां भी आग लगा होता है उसके ऊपर एक परत, एक कंबल की तरह आवरण बनाता है जो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ता है ना बच्चों। इसलिए जो अग्निशमन कर्मचारी होते हैं वो अपने जल में क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 बेकिंग सोडा। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना है ना। तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को अरेंज किया गया है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी अगर पूछता तो वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम। सबसे अधिक, इन सब में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है आपका पोटेशियम। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज, है ना बच्चों। और जिन खनिजों से आसानी से सुगमता पूर्वक हम लोग धातुओं की प्राप्ति कर लेते हैं वो कहलाते हैं अयस्क। धातुओं में, अब इन खनिजों में जो गंदगियां पाई जाती वो कहलाता है गैंग, ध्यान रखिएगा। और खनिजों से, अयस्कों से धातुओं की प्राप्ति को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो बच्चों प्रोपेनॉल, इसको ध्यान से देखना है, लास्ट में इसका प्रत्यय क्या है, ऑल। ऑल किसका है, अल्कोहल का, यानी OH माइनस। यस, तो प्रोप यानी कार्बन के 3 परमाणु, है ना। तो कार्बन के 3 परमाणु यानी C3H6OH, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल का फॉर्मूला। और इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, OH माइनस, यानी वो किसका है, अल्कोहल का। फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको याद रखना होगा उनके प्रत्यय, जैसे एल्डिहाइड होता तो उसके अंत में प्रोपेनल होता, कीटोन होता तो प्रोपेनॉन होता, कार्बनिक अम्ल होने के लिए प्रोपेनोइक अम्ल होता। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में क्या नहीं होता है?
क्या नहीं होता है? तो जल तो टूटता ही है, ऑक्सीजन मुक्त होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना बच्चों ये तो नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये क्रिया नहीं होती है। ये हमारे श्वसन की क्रिया में होती है। हमारे श्वसन की क्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। वही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है? तो बच्चों जाइलम सिर्फ वन वे होता है, लेकिन फ्लोएम की दिशा अपर नीचे भी जाता है और वो ऊपर भी आता है। तो ऊपर और नीचे ये दोनों दिशाओं में गमन कर सकता है। वृक्क की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? इसको कहते हैं वृक्काणु। यहां पे ये पूरा नहीं लिखा है, तो यहां पर इसका आंसर ना तो डायलिसिस होगा, ना तो न्यूरॉन होगा, ना ही कोशिका होगी। तो इसका आंसर यहीं से जुड़ा है और इसको ये पूरा नहीं लिखा है। इसको हम लोग कहेंगे वृक्काणु या इंग्लिश में हम लोग इसको नेफ्रॉन कहेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों यहां तक आपके थे क्वेश्चन नंबर 26 तक आपका था फिजिक्स और केमिस्ट्री, और क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आपके आ गए हैं बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस। देखिए 26 तक आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, अब यहां से आ गए हैं आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन। यानी आपने देखा कि 1 से लेकर 13 तक फिजिक्स था, 13 के बाद यानी 14 से लेकर 26 तक आपका केमिस्ट्री है, और उसके बाद के सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। चलिए, चमगादड़ और पक्षी के पंख क्या होते हैं? तो बच्चों ये क्रिया में तो समान होते हैं, दोनों उड़ने के लिए काम करते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर इनकी ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये तो समजात नहीं हो सकते, अवशेषी भी नहीं हो सकते, जीवाश्म भी नहीं है, तो ये असमजात अंग है, जिसको हम लोग समरूप भी अंग कहते हैं। तो ये असंजात अंग है या समरूप अंग है, आप उनको दोनों नामों से पुकार सकते हो। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना था, ताकि कम समय में वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या चेंज होना है वो उस बातों को अच्छे से समझ सके। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं, यानी स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो वो है आपका घास। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है या तो द्वितीयक पोषी स्तर बोल सकते हैं, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, यानी द्वितीय पोषी स्तर। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आजकल फ्रीज से निकलता है, लेकिन आजकल के फ्रीज से ये कम हो रहा है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये जैव मात्रा का उदाहरण है, ये भी जैव मात्रा का उदाहरण। नाभ की ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसकी चाल टरबाइन को घुमाने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर आवर इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि आप भी पेन और कॉपी के साथ होंगे। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, ताकि आपके हर एक क्वेश्चंस को रटना ना पड़े, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। सो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन जरूरतमंदों तक ये जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।